हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रायल ऑफ रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट। आपने देखा होगा सेशंस ट्रायल है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। वारंट ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है कोर्ट में, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। सिविल ट्रायल कैसे होता है पूरे सीपीसी को समराइज करते हुए, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। आप तीनों को चेक कर सकते हैं, आई बटन पे मैंने लिंक दिया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं उन तीनों का लिंक। अब रिट पिटिशन अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, या वो कैसे अपने अंतिम निराकरण तक पहुंचती है। पिटिशन अलाउ होती है, डिस्पोज होती है, उससे रिजल्ट आता है, उससे डिक्री मिलती है, उससे आपको जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ये सब आप इस वीडियो में कवर करेंगे, वो स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के अंदर का। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि देखो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आप एक बार देख सकते हैं, इसको हम कवर करेंगे, इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पे अंत तक बने रह सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करनी है तो क्यों करनी है, सबसे पहले सवाल तो यही उठेगा कि रिट पिटिशन ही क्यों फाइल करनी। तो रिट पिटिशन तब फाइल होती है, उसका एक बेसिक इस वीडियो में आपको समझा देता हूं कि रिट पिटिशन तब फाइल की जाती है जब आपके कोई फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स को वो का वायलेशन हुआ है और उसको अब आपको एनफोर्स कराना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अधिकार है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का, बट कोई 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 सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपकी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ अफेक्ट हो रही है। या मान लो आपका अधिकार है राइट टू इक्वालिटी का, लेकिन सामने वाले ने या गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, मतलब ये स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स होती हैं फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स। तो अगर स्टेट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे आपका वायलेशन हो रहा है, जिससे आपको इक्वालिटी पे ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आर्टिकल 14 का फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है, या फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, किसी भी तरह की फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का अगर वायलेशन होता है, वो आप उस फंडामेंटल राइट को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके रिट पिटिशन एनफोर्स करा सकते हो। अब आप हाई कोर्ट में फाइल कराएंगे तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाएगी रिट पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत आप रिट पिटिशन फाइल करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 32 का स्कोप बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू 226। 32 का स्कोप लिमिटेड होता है बिकॉज इट इज ओनली कंस्ट्रेंट टू रेस्ट्रिक्टेड टू आर्टिकल टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, सिर्फ उन्हीं का अगर वॉल्यूशन होगा तो ही आप आर्टिकल 32 में रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अगर आपका 226 के अंदर केस है तो वहां पर या तो लीगल राइट हो या फंडामेंटल राइट हो, दोनों में से कोई सा भी राइट अगर वायलेट होता है तो आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इसीलिए हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने का एम्बिट बड़ा होता है। अब हाई कोर्ट कैसे इसको एनफोर्स करेगा, तो यहाँ पर ये वीडियो में हम सिर्फ हाई कोर्ट के प्रोसीजर तक रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। समझते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट के पास आप गए, आपने रिट पिटिशन फाइल कर दी, तो हाई कोर्ट इस आपकी फंडामेंटल राइट्स को या लीगल राइट्स को जो वायलेट हुए हैं उनको एनफोर्स कैसे करेगा, तो वो एनफोर्स करेगा इन 5 रिट्स के थ्रू। ये 5 रिट होती हैं बेसिकली, रिट ऑफ मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शरारी और हेबियस कॉर्पस। अब इन रिट्स के थ्रू वो ये हाईकोर्ट बेसिकली ये रिट इशू करता है। जैसे ही आप रिट पिटिशन फाइल करेंगे, उस पिटिशन में आप अपनी रिलीफ मांगेंगे कि हमको इक्वालिटी पर ट्रीट नहीं किया, या लोअर कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट बिना दोनों पार्टी को सुने उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, या कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिसने ऑर्डर पास किया बट उसके पास अथॉरिटी नहीं थी पास करने की। तो ऐसे केसेस में आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें, या आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक नया ऑर्डर पास कर दें। तो ऐसे केसेस में आपको रिलीफ चाहिए और वो रिलीफ हाई कोर्ट देता है ये रिट्स के थ्रू। तो आप रिट ऑफ मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्चरारी, हेबियस कॉर्पस को डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। तो बेसिकली रिट ऑफ मैंडेमस में हाई कोर्ट लोअर अथॉरिटीज को या अपनी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं उनको कमांड करेगा कि आपने ये इन लोगों की पेंशन क्यों रोक रखी है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्यों रोक रखे हैं, तो वो उनको कमांड करता है कि आप ये चीज़ करके दो। ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में होता है कि वो प्रोहिबिट करता है अथॉरिटीज को कि आप ऐसा गलत काम ना करें। को वारंटो में होता है कि अगर कोई अथॉरिटी ने, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट है उस या कोई ऑफिसर है, उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया और उसके पास अथॉरिटी नहीं थी ऐसा ऑर्डर पास करने की, तो यूजिंग रिट ऑफ को वारंटो वो ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो ये पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव पास दिस ऑर्डर, और वो अकॉर्डिंगली उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। रिट ऑफ सर्शरारी में ये होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है जो अथॉरिटीज के बियॉन्ड जाके, मतलब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने मेलाफाइड तरीके से या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब दोनों पार्टीज को बिना सुने अगर ऑर्डर पास कर दिया है, तो और अगर वो ऑर्डर या लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था फिर भी उन्होंने एंटरटेन कर लिया,
ठीक है, उस केस को, तो ऐसे केसेस में उन ऑर्डर्स को आप हाई कोर्ट आकर कैंसिल करवा सकते हो। तो हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्चरारी के थ्रू उसको कैंसिल कर देगा। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में मतलब बेसिकली किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर दिया गया है, तो उस डिटेंशन को रिलीज करने के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप उनको ऑर्डर कर सकता है टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट, ठीक है, उसको रिलीज करने के लिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस काम आता है। अब ये हो गया, यहाँ पर हम ये राइट इन रिट्स को डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं, ये आपको बस एक शॉर्ट समरी दी गई है, इसीलिए आप इसकी इंट्रिकेसीज पे और इसके अंदर जो मैंने वर्ड्स यूज करे हैं उस पर स्पेसिफिकली ना जाएं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अब हमारा इस वीडियो पे पर्पस है कि आपको प्रोसीजर बताना कि कैसे एक रिट पिटिशन हाईकोर्ट में चलती है। सबसे पहले आपने रिट पिटिशन फाइल करी, क्यों करी उसका पर्पस मैंने अभी आपको बता दिया। अब जैसे ही आप रिट पिटिशन फाइल करेंगे तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि हाईकोर्ट के सामने कि आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि ये रिट पिटिशन क्यों एडमिट करनी चाहिए, क्या राइट्स का वॉयलेशन हुआ है जिस कारण ये रिट पिटिशन एडमिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले एडमिशन पे बहस होगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी रिट पिटिशन एडमिट हो जाएगी। द मोमेंट द पिटिशन इज एडमिटेड, आप उसी मोमेंट पे, अगर आपको लगता है कि पिटिशन एडमिट हो गई है तो आप उसी मोमेंट पे वहां पर, अगर आपको कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए, फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि मतलब किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने से रोका है यूनिवर्सिटी ने, अब आप उसके अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए कि एग्जाम की डेट तो निकल जाएगी, तो इसीलिए एटलीस्ट यू नीड दैट इंटरिम रिलीफ कि सामने वाला कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि इसको एग्जाम में तो बैठने दो, फिर हाँ द रिजल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट वुड बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द पिटिशन, बट एटलीस्ट बैठने तो दो। तो वो जो इंटरिम रिलीफ है या जो स्टे है, सपोज गवर्नमेंट कोई नगर निगम या तहसीलदार वगैरह या कोई अथॉरिटी आती है और वो आपकी बिल्डिंग पे डिमोलिशन का एक्शन लेने लग जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए स्टे का। उसके बाद पिटिशन चलेगी, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद बाइंडिंग होगा पार्टीज पर, बट अभी एट प्रेजेंट बिल्डिंग को डिमोलिशन से तो रोकना है, तो आपको स्टे चाहिए। तो उसी एडमिशन के टाइम पे आप स्टे के लिए बहस कर सकते हो और आप स्टे ले सकते हो। अब आप जैसे ही आपकी पिटिशन एडमिट होगी तो नोटिस जाएंगे अपोजिट पार्टी को, रिस्पोंडेंट्स को, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ अकेले खड़े हुए हो कोर्ट में, आपने पिटिशन फाइल कर दी, अपोजिट पार्टी किसके अगेंस्ट फाइल करी है, कौन गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जिससे रिलीफ चाहिए, उन अथॉरिटीज को भी तो नोटिस जाना चाहिए, वो भी तो कोर्ट में आए, तभी तो ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो सबसे तो पहली प्रोसीडिंग पे एडमिशन होगा, आप इंटरिम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद नोटिस इशू हो जाएंगे रिस्पोंडेंट्स को। अगर मान लो आप कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए एडमिशन पे ही कि वाई दिस पिटिशन शुड बी एडमिटेड, और कोर्ट नहीं सेटिस्फाई होता है, तो फर्स्ट डेट पे ही आपकी पिटिशन डिस्पोज हो जाएगी फॉर द वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब उसके बाद आ जाते हैं रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू हो गए, तो उसके बाद फिर आती है अगली स्टेप की सर्विस रिपोर्ट। अब आप नोटिस इशू होने के बाद सर्विस रिपोर्ट आती है कोर्ट में, उसमें पता चलता है कि क्या सर्व्ड है या अनसर्व्ड है। अगर सर्विस रिपोर्ट अवेटेड है तो तारीखें आगे बढ़ती हैं, अगर सर्विस रिपोर्ट आना बाकी है, सर्विस रिपोर्ट आ गई है, उसमें लिखा आ रहा है कि नोटिस आर सर्व्ड, मतलब पार्टीज प्रेजेंट हो जाएंगी, नोटिस सर्व हो जाएंगी तो पार्टीज प्रेजेंट होंगी। अगर उसके बाद नोटिस सर्व होने के बाद भी पार्टीज प्रेजेंट नहीं होती हैं तो एक आध दो प्रोसीडिंग तक कोर्ट एडजर्न करता है, उसके बाद वो अवेलेबल वारंट इशू कर देगा, तो ताकि पार्टीज अपीयर तो हो कोर्ट में। फिर सर्विस रिपोर्ट के बाद पार्टीज अपीयर हो जाएंगी, मतलब अब कोर्ट में ऐसी स्थिति आ गई है कि एक साइड पिटिशनर भी खड़ा है और अब रिस्पोंडेंट भी अपीयर हो चुका है, क्योंकि नोटिस के थ्रू वो आ गया है। अब दोनों पार्टीज आ गई हैं। अगर मान लो सर्विस रिपोर्ट में दिक्कत आती है तो इशू फ्रेश नोटिस भी कर सकती है कोर्ट, वापस से मतलब नोटिस भेजने का ऑर्डर दे सकती है। और ये नोटिस कौन भेजेगा, पिटिशनर बना के कोर्ट में सबमिट करता है, कोर्ट फिर रिस्पोंडेंट को नोटिस कुरियर करवा देता है। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज आ गई हैं, तो रिस्पोंडेंट पहली डेट पर आकर क्या बोलेगा कि मैं इस पिटिशन का रिप्लाई दूंगा, तो वो क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कि क्या लिखा है, तो वो अपना एक रिप्लाई सबमिट करेगा, तो उसके लिए टाइम लेगा। अब जो रिस्पोंडेंट है उसने अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया, तो उसके बाद उस रिप्लाई में कुछ अगर नई बातें लिखी होंगी, जो पिटिशनर को ऐसा लगता है कि मुझे इस रिप्लाई का भी रिप्लाई देना है, उसको कहते हैं रिजॉइंडर। रिप्लाई टू रिप्लाई इज अ रिजॉइंडर। तो अगर रिस्पोंडेंट ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है तो पिटिशनर कैन क्लेम एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल रिजॉइंडर, तो कोर्ट रिजॉइंडर की अपॉर्चुनिटी दे देगा। अब उसके बाद पिटिशनर ने अपनी पिटिशन फाइल करी, रिस्पोंडेंट ने अपना रिप्लाई फाइल किया, पिटिशनर ने उस रिप्लाई का रिजॉइंडर फाइल कर दिया, तो यहाँ पर हम कहते हैं प्लीडिंग्स आर कंप्लीट। अब प्लीडिंग्स आर कंप्लीट तो उस केस में फिर आती है स्टेज फाइनल आर्ग्यूमेंट की। तो प्लीडिंग्स जैसे कंप्लीट हो जाती हैं तो मैटर फाइनली आर्ग्यूमेंट के लिए पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, उतना हाईकोर्ट के पास टाइम होता नहीं है, तो इसलिए ये यूजुअली मंथ्स और ईयर्स भी ले लेता है। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट की जब स्टेज आती है तो दोनों पार्टीज आर्ग्यू करती हैं फाइनली, और इसके बाद या तो पिटिशन अलाउ होगी या पिटिशन डिस्पोज होगी। तो पिटिशन अगर अलाउ हो गई तो वेल एंड गुड, पिटिशन डिस्पोज हुई है तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास क्या रिकोर्स बचेगा, तो उसके पास रिकोर्स बचता है कि वो रिट अपील फाइल करे बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट। ठीक है,
ये हो गया। वो फिर रिट पिटिशन के बाद रिट अपील फाइल होगी। अब रिट अपील का क्या प्रोसीजर होता है, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको और रिट अपील या कोई और प्रोसीजर जानना है किसी और ऐसी अथॉरिटी का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें आप बीच में अपने लिए लूप होल्स निकाल सकते हैं, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये तो हो गया स्ट्रेट अवे प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर के बीच में आपको कैसे, अगर कोई जरूरत है कुछ करने की तो कैसे करेंगे। अगर मान लो आपने पिटीशन फाइल कर दी, अब आप भूल गए कि उसमें कोई एक एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना था, तो कैसे डालेंगे। तो उसके लिए आप एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में फॉर टेकिंग दैट एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, और इसकी एक कॉपी आप अपोजिट पार्टी को भी सप्लाई कर देंगे। अब अगर मान लो आपका केस ऐसा है कि रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई तो फाइल कर दिया है, लेकिन उसके बाद वो प्रोसीडिंग बोर्ड पे ही नहीं आ रही, मतलब वो डेट ही नहीं लग रही है, आपका केस बोर्ड पे आ ही नहीं रहा है हियरिंग के लिए, तो और आपको अर्जेंसी है मैटर में कुछ, तो फिर आप फाइल करेंगे इंटरिम एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग। ठीक है, तो आपका मैटर बोर्ड पे लग जाएगा। ये इसका पर्पज होता है। अब अगर मान लो पिटिशनर आपको कहता है कि बहुत प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं और फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए अभी तक डेट ही नहीं आई है, और साल 2 साल 5 साल हो गए हैं, अब अगर पिटिशनर कह रहा है कि अब कोई मतलब नहीं है, हमको कंटेस्ट नहीं करना है, हमको तो विड्रॉ करना है, तो अगर पिटिशनर चाहता है कि उसे विड्रॉ करना है, तो ऐसे केसेस में फिर आप फाइल करेंगे इंटरिम एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ पिटिशन, और पिटिशनर अपनी पिटिशन विड्रॉ कर लेगा, तो पिटिशन वुड बी डिस्पोज्ड एज विड्रॉन बाय द पिटिशनर। ठीक है, तो आप उसके लिए भी इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आती है कि पिटिशन डिस्पोज्ड एज रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस कब हो जाती है रेंडर्ड, तो देखो इनफ्रक्चुअस मतलब होता है कि जिस फ्रूट को ऑब्टेन करने के लिए आपने पिटिशन फाइल करी थी, अब वो फ्रूट आपको नहीं मिल सकता। वो कोई भी कारण हो सकता है उसका, कि मान लो आपने किसी एग्जाम के लिए फाइल किया था कि उस एग्जाम को चैलेंज करना था, अब वो एग्जाम हो भी गया, पोस्टिंग भी हो गई और सब कुछ हो चुका है, तो अब द पिटिशन इज रेंडर्ड इनफ्रक्चुअस। तो ऐसे ही कुछ भी जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, वो अगर आपकी जो रिलीफ है अब वो एनीवे नहीं मिल सकती, या उसका पर्पस सब खत्म हो चुका है, तो फिर आप एक आईए फाइल कर सकते हैं कि द पिटिशन शैल बी डिस्पोज्ड एज इट इज रेंडर्ड एज इनफ्रक्चुअस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह से ये 4 एप्लीकेशंस होती हैं जो अभी तक मेरी नॉलेज में, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और अगर भविष्य में कुछ पता चलता है तो इस वीडियो के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ये होता है एंटायर प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रोसीजर है या किसी और अथॉरिटी का क्या प्रोसीजर है, तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पे अंत तक बने हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, थैंक यू।